पढ़ा था और पायरिमिडीन पढ़े थे, है ना। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे पेंटोस शुगर पढ़ा था। पेंटोस शुगर में भी एक हमने राइबोस शुगर को पढ़ा था और उसके बाद हमने डीऑक्सी राइबोस को पढ़ा था। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज फास्फोरिक एसिड। देखो जी, ये जो फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड जो है ये बेसिकली होता है H3PO4। ये क्या होता है? H3PO4। तो अगर मैं बताऊं तो ये कुछ P सेंटर में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे भी OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके O। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अब ये फास्फोरिक एसिड जो है ये होता है जॉइन एट 5th पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर। जो पेंटोस शुगर है इसकी 5th पोजीशन पे ये ज्वाइन होता है। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? देखिए, एक 5 कार्बन की शुगर हम ये पेंटोस शुगर हम ले लेंगे। ये हमारे पास पेंटोस शुगर है। ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5। ये मैंने बताया था एक रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। ऐसे रिंग को क्या कहते हैं? फ्लोरिनोस रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे OH बिलो द चेन है तो ये बीटा आएगा, है ना। यहाँ पर भी मैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ले रहा हूँ तो H, यहाँ पे OH एंड H। देखो, इस कार्बन 1 पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हम और डिटेल में और डीप में देखें तो इसमें होता है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। क्लियर नहीं जी? अब देखिए, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सपोज करो मैंने लिया साइटोसिन पेयर करेगा गवानीन के साथ विद 3। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये न्यूक्लिक एसिड को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये चीज? नाउ व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज एसिड? न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एट 5th पोजीशन ऑफ कार्बन यहाँ पे जुड़ा होता है H3PO4 और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा कल के टॉपिक में पेंडिंग था, ये आज हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज DNA। और DNA पे कुछ इंट्रोडक्टरी बातें आज हम करेंगे कि DNA क्या है, ठीक है ना। तो DNA आज हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले DNA की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होता है। दूसरा राइबो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंटोस शुगर होती है ना। यहाँ पे क्या होती है? पेंटोस शुगर है। डीऑक्सी क्यों? क्योंकि इस पे सेकंड पोजीशन पे H है। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो DNA है इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, इसका जो चार्ज है, चार्ज पे क्वेश्चन बनता है। DNA का चार्ज नेगेटिव है। कैसा है? DNA का चार्ज नेगेटिव है क्योंकि फास्फोरिक एसिड जो H3PO4 इसको हम ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि DNA पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम DNA की बात करेंगे तो DNA एक हेरिडिटी मॉलिक्यूल है। ये क्या है? हेरिडिटी मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये जो DNA है ये एक हेरिडिटी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसको पहली बार डिस्कवर किया है, मैंने बताया आपको, फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था, है ना। फ्रेडरिक मिशर ने, ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था। कब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था? 1889, है ना। और इन्होंने कहाँ से? इन्होंने बताया था कि इन्होंने इसको कहा था DNA में बेसिकली इन्होंने इसको किसको डिस्कवर किया था? इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया था न्यूक्लिन, है ना। ये हमने कल भी बात की थी। और इन्होंने कहा था ये जो न्यूक्लिन किया था, इन्होंने इसको आइसोलेट किया था पस सेल से।
कहाँ से आइसोलेट किया था? पोस्ट सेल से इन्होंने आइसोलेट किया था। इन्होंने ये बताया था कि इस न्यूक्लिक एसिड में कुछ एसिड है, कुछ एसिड लाइक स्ट्रक्चर है, एसिडिक, कुछ एसिडिक सब्सटेंस है, और उस एसिडिक सब्सटेंस को इन्होंने बताया डीएनए। तो ये क्या था? ये कुछ डीएनए जो था ये कुछ एसिडिक सब्सटेंस था, और इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। और इस न्यूक्लिन को कहाँ से आइसोलेट किया था? इन्होंने पोस्ट सेल से आइसोलेट किया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? नाउ उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, जो टर्म न्यूक्लिक एसिड थी, जो टर्म न्यूक्लिक एसिड थी, ये दी थी आल्टमान ने। इस बात पे भी हमने कल चर्चा की थी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी कि डीएनए स्ट्रक्चर जो था वो किसने डिस्क्राइब किया था, तो इस पर दो साइंटिस्ट ने काम किया था। एक का नाम था विल्किंस। क्या नाम था? एक का नाम था जिन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश की, एक का नाम था विल्किंस। क्या नाम था? विल्किंस। और विल्किंस के साथ था दूसरा फ्रैंकलिन। क्या था? फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज की। इन्होंने क्या किया? यूज अ टेक्निक नोन एज एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब जब इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज किया, तो इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है, इन्होंने डेटा के अनुसार डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। एक और था, ये जो आप देखो, ये जो विल्किंस और फ्रैंकलिन की है, इसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो लीक हो गई। इनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। लीक होने के बाद ये दो साइंटिस्ट को मिली, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक्स। तो वाटसन एंड क्रिक्स ने प्रपोज्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल, जिन्हें कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। अब देखो, अब डीएनए की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये मतलब स्लाइड क्लियर है सबको? अब देखो, अब अगर हम डीएनए की बात करेंगे, देखिए डीएनए जो है इट इज प्रेजेंट, इट इज अ जेनेटिक। सबसे पहले डीएनए क्या है? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? ये सबसे पहले ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। आप देखो जेनेटिक मटेरियल है तो ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा। ये डीएनए जो है ये प्रेजेंट है ऑल लिविंग सेल्स में। डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्लांट वायरसेस। जो प्लांट वायरसेस है इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। प्लांट वायरसेस की एग्जांपल मैं ले लूंगा, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है ना। तो डीएनए क्या है? ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट वायरसेस में ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में द न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यहाँ इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये जीनोपोर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ये साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये होता है सेल ऑर्गेनेलीज में भी। सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये होता है प्लास्टिड्स में। किसमें होता है? प्लास्टिड्स में होता है। क्लियर है ये चीज? अगर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, यहाँ पर जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा,
हाँ, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोट में जो डीएनए होता है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए। कैसे होता है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए पे ही हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ना है, इसी पे हम पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्लियर है ये चीज? नाउ इसके अलावा आपने इसमें याद रखना है वायरसेस और बैक्टीरियोफाज में भी डीएनए होता है। अगर हम और देखेंगे वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? वायरस ईटिंग बैक्टीरिया, है ना। वायरसेस और बैक्टीरियोफाज में भी डीएनए होता है, लेकिन जो इनका जो डीएनए है वो होता है कॉइल्ड। कैसे होता है? कॉइल्ड डीएनए होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है? नाउ अगर हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस के किस वाले पोर्शन में होता है? तो याद रखना क्रोमोसोम में, ठीक है ना। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में डीएनए होता है। क्लियर है ये चीज? नाउ यहां से आगे अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना। डीएनए की हम देखेंगे कंपोजिशन। देखिए मुझे बताओ, डीएनए भी 3 चीजों का बना है। जैसे हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा ना कि जेनेटिक मटेरियल आर अप मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, है ना। तीन बेसिक यूनिट्स का बना था, है ना। अब देखो डीएनए में बेसिक यूनिट है, डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, शबाश, क्या है वो है, ये चीज याद रखना आपने, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का जो बेसिक यूनिट है वो है राइबो। डीएनए अगर है तो डीऑक्सी राइबो, क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका बेसिक यूनिट है। अब इसमें क्या करना है याद आपने, इसमें आपने एक चीज बतानी है कि हर यूनिट में क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या क्या होगा देखिए, सबसे पहले होगा नाइट्रोजन बेसिस, क्या होगा, नाइट्रोजन बेसिस। उसके बाद होगा राइबो शुगर, क्या होगा, ये तो हमने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में देखा। थर्ड नंबर पे होता है फास्फोरिक एसिड, ये तो इन पे हमने डिटेल में चर्चा की है। क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, और हमारे साथ साथ होता है इसमें दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो, अब यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन बेस को। डिस्कस तो हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैंने यहां पे, ठीक है ना। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, देखो जी, सबसे पहले ये नाइट्रोजन बेसिस जो है दे आर हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, वीकली बेसिक है, यही चीज याद रखनी है। एक तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, वीकली बेसिक है, क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक है, वीकली बेसिक है, और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। क्या, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड मतलब क्या है कि ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन बेसिस जो है, ये नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह का है। एक है प्यूरिन, प्यूरिन को मैंने R से रिप्रेजेंट किया था, दूसरा है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन को मैंने Y से रिप्रेजेंट किया था। मैंने बताया था प्यूरिन लार्ज साइज का है, पिरिमिडीन स्मॉल साइज का है। प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब डाइसाइक्लिक होती है, ये मोनोसाइक्लिक होती है, इसमें एक ही रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो 2 रिंग है, एक पिरिमिडीन रिंग है, दूसरा इमेडाजोल रिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिरिमिडीन रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया था 9 मेंबर्ड रिंग है, जहाँ पे 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन है। ये मैंने बताया था यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, और 1 और 3 पे नाइट्रोजन है, ठीक है ना। यही चीजें बताई थी ना। उसके बाद मैंने प्यूरिन पे बताया था ये 2 हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है गवानीन। यहां पे मैंने बताया था पिरिमिडीन 3 है ना, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये बताया था साइटोसिन और थाइमिन जो है ये किसमें प्रेजेंट होती है, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है। साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होती है, ये थाइमिन आरएनए में एब्सेंट होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये था सारा हमारा नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पिरिमिड, यहाँ नाइट्रोजन बेसिस में सारा प्यूरिन भी हो गया और पिरिमिडीन भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद डीऑक्सी राइबोस, तो डीऑक्सी राइबोस मैंने बताया था 5 कार्बन की शुगर है। क्या है, 5 कार्बन की शुगर है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने याद रखना है, C5H10O4, 4 रखना है यार, 5 नहीं 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन से एक O चला जाता है, ठीक है ना। अब ये रिंग की फॉर्म में होता है, क्या होता है,
ये रिंग की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? रिंग की फॉर्म में होती है। ये मैंने आपको बताया कि रिंग की फॉर्म में कैसे होता है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, जो इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है वो होता है H3PO4। इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो चार्ज है डीएनए पे वो नेगेटिव आता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? ठीक है यहां तक? अब देखो, अब यहां से आगे बढ़े, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट, एक कंसेप्ट और पढ़ लेंगे, उसके बाद कल देखेंगे। देखो जी, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एसिडिटी टू न्यूक्लिक एसिड। ये क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिटी टू न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड एसिडिक किसकी वजह से है? इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो चार्ज है डीएनए का, चार्ज ऑन डीएनए इज नेगेटिव, इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहां पे क्या होता है, जैसे मैं राइबोस शुगर लूंगा, जैसे डीऑक्सी राइबोस शुगर लिया मैंने, क्या लिया? मैंने लिया डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। अब ये डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है, सपोज करो एडेनिन के साथ कंबाइन हो गई। किसके साथ? डीऑक्सी राइबोस शुगर एडेनिन के साथ जुड़ा। अब ये डीऑक्सी राइबोस शुगर पे एडेनिन कहां पे जुड़ेगा? कार्बन 1 पोजीशन पे। कहां पे जुड़ेगा? कार्बन 1 पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये बनेगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्या बनेगा? ये इसको तब हम बोलेंगे, ये बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन पढ़ो या एडिनोसाइन पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे ही लूंगा डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस यहां पे लूंगा गवानीन, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा? ये बनेगा डीऑक्सी ग्यूनोसाइन, है ना, डीऑक्सी GUANO ग्यूनोसाइन, ठीक है ना। ऐसे ही लूंगा मैं, नेक्स्ट ऐसे लूंगा डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसके साथ में क्या जोड़ूंगा? शाबाश, इसके साथ में थाइमिडीन जोड़ूं, इसके साथ थाइमिडीन जोड़ो। क्या जोड़ूं? थाइमिडीन जोड़ूं। जब मैं इसके साथ थाइमिडीन जोड़ूंगा या थाइमिन जोड़ूंगा ना, DHYMINE, थाइमिन जोड़ूंगा, तो ये बनेगा डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर ये डीऑक्सी राइबोस शुगर लूंगा, थाइमिन के बाद क्या आता है? एडेनिन, गवानीन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर साइटोसिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। क्या बनेगा? डीऑक्सी साइटिडीन। अब देखो इनके साथ जो हमारे पास पिरिमिडीन है, चाहे वो थाइमिन है या साइटोसिन है, इनके लास्ट पे DINE लगेगा। क्या लगेगा? DINE। तो अगर DINE लगा, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या बनी? दीज डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्यूनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन। दीज आर बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड्स बनी। क्या बनी? अब देखो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स हैं, दीज न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इसमें जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, क्या इसमें जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोटाइड अगर फ्री स्टेट में होंगी तो बनेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वगैरह वगैरह बनेगा, ठीक है ना। आई बात समझ? तो मैंने क्या बताया? न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा कैसे? न्यूक्लियोसाइड बनेगा जब डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ, है ना, मतलब कि पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजनियस बेस जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बेसिक यूनिट है। और ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जब जुड़ेगी, बहुत सारी सीक्वेंस जब इसकी ज्वाइन होगी तो बनता है हमारा छोटा मॉलिक्यूल डीएनए का। आई बस समझ? और यही छोटा मॉलिक्यूल डीएनए जो है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसी डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, इसी डीएनए की सिंथेसिस भी होती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़े हैं? शाबाश, टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू।